अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव विद आदिल शाज़ेब के साथ मैं हूं आपका मेज़बान। सदर आसिफ अली ज़रदारी की इस्तीफ़े की अफ़वाहें जो हैं वो ज़ेरे गर्दिश थी, लेकिन पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा सेनेटर शहरी रहमान और नैयर बुखारी साहब ने जो है उसकी तरदीद कर दी है। उससे पहले खबर कुछ ऐसी आई थी कि शायद नून लीग का चूंकि अब डिपेंडेंस मखसूस नशिस्तों के फैसलों के बाद पीपल्स पार्टी पर कम हो चुका है, तो हो सकता है कि सदर जरदारी के मुआवजे की तरफ भी बात जाए। ये बात पॉलिटिकल जितने भी पंडित्स हैं वो ये मानने के लिए अभी भी तैयार नहीं है। लेकिन क्या वजह है इन अफवाहों की कि बार बार ये अफवाहें जो है वो सामने आ रही हैं कि या उन्हें हटाया जा रहा है या जो है वो खुद मुस्ताफी हो रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शाजिया मरी साहिबा हमारे साथ मौजूद। पहले तो ये बताइएगा कि जरदारी साहब के इस्तीफे की खबरें बल्कि अफवाहें क्यों, क्या वजह है कि बार बार ये सामने आ रही है। ऑल्दो आपकी पार्टी के सीनियर रहनुमा जो हैं वो इसकी तरदीद भी कर चुके हैं, लेकिन कुछ तो उसकी वजह होगी कि ये खबरें सामने आ रही हैं। बहुत शुक्रिया आदिल। देखें, क़यास आराइयों में, अफवाहों में जो है ना, उसमें कोई भी मंतक नहीं होती है, इसीलिए उन्हें क़यास आराई और रूमर ही कहा जाता है। मैंने भी कल बतौर इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के इसकी बाकायदा सख्ती से तरदीद की और उसके बाद भी पार्टी के हमारे जो सीनियर ऑफिस बेयरर्स हैं उन्होंने भी इसकी, जिस तरह आपने फरमाया कि उन्होंने भी तरदीद की। तो पार्टी की जानिब से अगर जो स्पोक्स पर्सन हैं या स्पोक्स पर्सन्स हैं या जो इम्पोर्टेंट ऑफिस बेयरर्स हैं, जब वो इस किस्म की खबर की बाकायदा तरदीद करें या इसे डिनाई करें या इसे जो है वो मुस्तरद करें, तो मेरा ये ख्याल है कि इससे ज्यादा तो इस पर बहस हो नहीं सकती। लेकिन आपके तवज्जुद से एक बार फिर मैं जरूर कहना चाहूंगी कि ये एक सरहन अफवाह है और अफवाह को हम यकीनन एकदम इसलिए रिएक्ट नहीं करते क्योंकि हम समझते हैं कि अगर किसी ने एक शो में या किसी एक अखबार में एक शोशा छोड़ दिया तो हम इसे जर्द सहाफत के नाम पर ही छोड़ देते हैं। लेकिन जब हमने देखा कि यकीनन आज के दौर में जो आग की तरह एक चीज फैल सकती है सोशल मीडिया के जरिए, तो बेहतर है कि हम इसकी बाकायदा तरदीद करते हैं और इसीलिए जरूरत महसूस की कि इसको हम कंडेम भी करें। इस तरह की अफवाहें जो हैं वो मजीद जो है वो यकीनन एक कंफ्यूजन माहौल में पैदा करती हैं और ऐसा होना नहीं चाहिए। जरदारी साहब की तारीख आपके सामने है कि जरदारी साहब ने जो है वो कभी भी मैदान नहीं छोड़ा। उन्होंने बदतरीन दौर देखे हैं, आमरीत को फेस किया है, तवील अरसे की सख्त तरीन जेल उन्होंने काटी है, लेकिन पीछे वो नहीं हटे। आज भी अगर जरदारी साहब को देखें तो एक बड़ा उनका जो किरदार है मफाहिमत का सियासत में वो बड़ा नुमाया है। उन पर तनकीद भी होती रही, लेकिन मैं समझती हूँ बड़ा मिसाली रोल उन्होंने अदा किया। और जब वो पहले सदर थे, जब वो पहली मर्तबा सदर थे, तो उन्होंने एक आमिर से के ने जो अपने हाथ में तमाम तर ताकत ले ली थी, पार्लियामेंट से छीन ली थी, वो पार्लियामेंट को लौटाई। उन्होंने सूबों को जो है वो स्ट्रेंथन किया, उन्हें आवाज दी, उनके एक देरीना जो मुतालबात थे उनको पूरा किया और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को मुमकिन बनाया। जरदारी साहब ने, मैं समझती हूँ कि अपने उस दौर में जब वो सदर बने और उनको एक ऐसी जिम्मेदारी मैं समझती हूँ डिफिकल्ट दौर में मिली कि एक तवील आमरीत के बाद उन्होंने बहुत सारी चीजें ठीक करनी थी। उन्होंने एक बेहतरीन सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम पाकिस्तान को दिया जिसकी दुनिया में मिसाल दी जाती है। उन्होंने बलूचिस्तान के हुकूक को रिकग्नाइज किया, वहां की आवाम की आवाज को सुना और इस तरह मैं समझती हूँ कि उन्होंने अपने ऑफिस में रहकर बहुत क्रेडिबिलिटी कमाई और उन्हें जो स्टैचर मिला अपने एक्शन से वो मिसाली है। तो आज अगर कोई ऐसी बातें फैलाता है या अपने शौक को पूरा करने की एक नाकाम कोशिश करता है, तो हम किसी की इस कैफियत को, ज़हनी कैफियत को रोक तो नहीं सकते। इन अफवाहों को मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो मामलात हैं, इख्तिलाफात हैं, उसके तनाजुर में देखा जाए, क्योंकि आप लोगों का शदीद गिले शिकवे आपके रहे हैं कि आपसे जो बड़े बड़े फैसले होते हैं उसमें कंसल्टेशन भी नहीं हो रही।
देखिए हो कुछ भी सकता है। आई फील दैट हमें अपना टाइम ज्यादा प्रोडक्टिवली इस्तेमाल करना चाहिए। अब चूंकि कोई चीज फेंक दी जाती है मार्केट में खबर के तौर पर, एक झूठी खबर के तौर पर, तो उस पर चर्चा होने लगता है, उस पर बात होने लगती है, और मेरे ख्याल है हम अहम इश्यूज से हटकर इस तरह की अफवाहों पर ज्यादा फोकस करने लगते हैं। हैविंग सेड दैट, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से इस वक्त बिलावल भुट्टो साहब फोकस्ड हैं इस मुल्क के अंदर, जो इश्यूज हैं उस पर बात करने के हवाले से, जो कंस्ट्रक्टिव उनका एक रोल हो सकता है, वो जिस तरीके से अदा कर रहे हैं, वो बहुत इम्प्रेसिव है। मगर आज भी जब आपसे बात की जा रही है तो वो एक भारतीय मीडिया में जो एंकर है उनको उन्होंने इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा गो कि मुझे कोई जरूरत नहीं थी, बट मैं चाहता हूं कि एक मैसेज जो पाकिस्तान का मैसेज है, पाकिस्तान की कौम का मैसेज है, हमारे नौजवान जो मुस्तकबिल डिजर्व करते हैं, उस पर जरूर बात की जाए। और वो ये भी एक, मैं समझती हूँ कि बड़ी पॉजिटिव उन्होंने बात की है, जो मैं उनका मैंने पूरा इंटरव्यू तो अभी देखा नहीं है, आई एम इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीटिंग इट, लेकिन बिलावल साहब की ट्वीट थी जो उन्होंने कहा कि माय इंटरव्यू विद करण थापर शुड बी आउट लेटर, जब उन्होंने पहले कहा था। और उन्होंने कहा कि वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ पुटिंग आवर केस टू द इंडियन पब्लिक, वी आर इंडियन मीडिया एंड आई chose to give an interview to Indian media not because I expected a fair platform, उन्होंने वाज़ेह कहा, but because I believe in the people of India, especially the youth, and you know he believes in the youth on both sides. So वो एक कंस्ट्रक्टिव काम कर रहे हैं, और इस वक्त पता नहीं कौन इस तरह की बातें फैला रहा है और डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, अहम मसाइल पाकिस्तान के उससे अटेंशन को डाइवर्ट कर रहा है, तो ये उन्हीं को सूट करता है, मैं हमें तो नहीं करता। हमारे पास तो कोई ऐसी चीज नहीं है कि हम जो है डाइवर्जन तलाश करते फिरे, हम अपना कंट्रीब्यूशन जारी रखेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक कामयाब दौरा किया, यूएन गए, यूरोपियन यूनियन गए, उसके अलावा वो मुख्तलिफ इंटरनेशनल फोरम्स पे, चाहे वो जैसे यूएन का हो, ओआईसी हो, लोगों से मिले, लंदन भी गए, उन्होंने बात की पाकिस्तान की, उन्होंने मैसेज दिया पाकिस्तान का, कतई नजर इसके मैंने पहले भी कहा था कि उनके पास कोई ऑफिशियल जिम्मेदारी हुकूमत की नहीं है। तो आई थिंक ये छोटी बात होती है। पहले तो ये अफवाह फैलाना कि जी गवर्नमेंट कैबिनेट, फेडरल कैबिनेट पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर रही है, हमने बारहा कहा कि पीपल्स पार्टी नहीं कर रही है, फिर हमने कैटेगोरिकली ये बात की कि ना हमारे साथ कोई राब्ता किया है वफाकी हुकूमत ने इस हवाले से, और ना हमने कंसिडर किया है। और पहले भी मेरे ख्याल है आपके प्रोग्राम पे मैंने ये बात की थी कि अगर ऐसी कोई बात होगी और वो अगर बात करेंगे तो हम पहले सीईसी में जाएंगे, जो हमारी हाईएस्ट फोरम है, और वहां पे पहले भी ये लास्ट टाइम डिसाइड हुआ था कि जी हम सपोर्ट तक रहेंगे, हम काबीना ज्वाइन नहीं करेंगे, तो वो डिसीजन वहां ले लिया गया है। तो इस तरह की बातें, कयास आराइयां, मफरूजों पर जो है वो खबर को फैलाना, मैं ये समझती हूँ कि ये सिर्फ डाइवर्जन होती हैं। अहम जो चीजें चल रही हैं उससे शायद आपको या मुझको या आवाम को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश होती है, लेकिन अच्छी बात है कि चले वक्त पे तरदीद हो जाती है, मगर ऐसा ना हो तो शायद तरदीद की जरूरत भी ना हो, हम अपना अपना काम करते रहे, क्योंकि देखिए ना मुल्क के अंदर बेशुमार इस वक्त अवाम के मसाइल हैं, नौजवानों के मसाइल हैं, औरतों के मसाइल हैं, मतलब पॉवर्टी एक अलग है, पॉपुलेशन का एक टाइम बॉम्ब अलग है, मतलब ये सारे काम है करने के। तो हम क्यों जो है वो सारा फोकस जो शाम का है 7 से 8 हो, 8 से 10 हो, 11 से 12 हो, सारा फोकस हमारा इस गुफ्तगू का, इन शोज के अंदर, आप हो मैं हो, हम इधर सर्व कर देते हैं। अच्छा तो हो कि हम बात करें अहम इश्यूज पर कि क्या हो रहा है कौमी असेंबली में, क्या हो रहा है सेनेट के अंदर, इनकी स्टैंडिंग कमेटीज में क्या हो रहा है। मिसाल मैं एक बिल आज लेकर आई हूँ और मैं चाहती हूँ कि जो इस्लामाबाद में बिल्डिंग्स है, इमारतें हैं, उसको जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं या सीनियर सिटीजन्स हैं या जख्मी लोग हैं, उनके लिए एक्सेसिबल बनाया जाए। बातें तो बहुत की जाती हैं, लिख तो हर जगह जाता दिया जाता है, लेकिन इसको मैंडेटोरी बनाया जाए, इसको लाजिम किया जाए, इस पर हम चाहते हैं कि काम हो। तो ऐसे बहुत अच्छे काम, ऐसी लेजिस्लेशन पर भी बात हो सकती है, लेकिन जो भी ऐसी खबरों को प्लांट करता है वो नहीं चाहता कि पाकिस्तान के इश्यूज को डिस्कस किया जाए। आज ये बताइएगा कि कराची में एक दफा फिर अफसोसनाक वाकया हुआ, बिल्डिंग, खस्ता हाल बिल्डिंग जो है वो कोलैप्स कर गई, 27-28 जानें उसमें चली गई। और ये हम देख रहे हैं कि इन वाकयात में एक तसलसल है, हर 2-3 महीने बाद इस तरह की खस्ता हाल बिल्डिंग्स जो है वो गिर जाती हैं। तो क्या बेहतर नहीं होगा, चूंकि
कराची का मेयर भी आपका है, सिंध की गवर्नमेंट भी आपकी है, कि पूरे शहर में एक सर्वे करवा लिया जाए उन बिल्डिंग्स का जो कि खस्ता हाल है, और कुछ ऐसी पॉलिसी सामने लाई जाए कि कम से कम कीमती जो जानों का ज़िया है इसे रोका जाए। ऑब्वियसली हजारों की आबादी जो है उनके लिए मुतबादिल रिहाइश का बंदोबस्त करना भी एक मुश्किल काम होता है, लेकिन कम से कम कुछ तो ऐसी पॉलिसी इन प्लेस होनी चाहिए कि ये इन वाकयात की रोकथाम हो सके। जी बिल्कुल, मैं समझती हूँ कि जो ट्रेजेडी, जो दर्दनाक वाकया पेश आया कराची के अंदर, वो बहुत ही अफसोसनाक है। और 5 मंजिला ये बिल्डिंग थी जिसमें तकरीबन 27 कीमती जानें गई हैं और लोग जख्मी हुए हैं, और 60 घंटे तक ये ऑपरेशन जारी रहा है। अलबत्ता इसके फौरन बाद हुकूमत ने एक कमेटी, हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी बनाई है और नेसेसरी एक्शन लिया है। डीजी सस्पेंड हुआ है, डिपार्टमेंट इलेक्शन अंडर वे है। और मैं समझती हूँ मैं भी बतौर एक आम शहरी के चाहूंगी कि इससे और भी ज्यादा हो, ताकि ऐसी चीजें आइंदा ना हो। दुरुस्त बात है कि खस्ता हालत है कई बिल्डिंग्स की, उनके अंदर डिजाइन फॉल्ट हो या वो पुरानी हो, दोनों सूरतों में मैंने सुना है सिंध गवर्नमेंट, सिंध कैबिनेट के मिनिस्टर हैं सईद गनी साहब, उन्होंने बताया कि 500 से ज्यादा ऐसी बिल्डिंग्स हैं कराची में जिसके ऊपर के ये खदशात जाहिर किए जा रहे हैं। तो एक तो एडमिनिस्ट्रेटिवली पूरा एक्शन होना चाहिए इन्हें खाली कराने का, दूसरा लोगों को भी कन्विंस करना चाहिए, और जो तीसरा बहुत अहम है वो ऑल्टरनेट प्लान होना चाहिए। मुझे इस बात से भी हम जो है वो इनकार नहीं कर सकते कि ये गरीब तबका मुतासिर हुआ है इस बिल्डिंग के गिरने से भी। ठीक है, कॉम्पनसेशन फौरी तौर पर सिंध गवर्नमेंट ने अनाउंस की है, ये तो अच्छी बात है कि 10 लाख रुपए हर फैमिली को दिए जा रहे हैं, लेकिन जो उस फैमिली के जो नुकसान, जो जान का नुकसान हुआ है वो भर नहीं सकता। इसीलिए लोगों को भी ताउन करना होगा, और गवर्नमेंट भी कोशिश यही कर रही है कि इन बिल्डिंग्स को खाली कराया जाए और कोई ऑल्टरनेट प्लान दिया जाए, ताकि आगे इस तरह की जो है वो इमरजेंसी या ऐसी कैटास्ट्रोफी जो है उससे हम बच सकें। मैं जो सईद गनी साहब की बात सुन रही थी, उन्होंने कहा कि बारहा काफी मर्तबा रिमाइंडर्स भी गए हैं और लोगों ने बिल्डिंग खाली नहीं की है। तो कुछ मैं समझती हूँ कि दोनों जानिब से इसमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। अलबत्ता जब जाने जाती हैं तो उस वक्त हम ये नहीं देखते कि इसके पीछे क्या काम एडमिनिस्ट्रेशन ने किया और क्या करना चाहिए था वहां रहने वालों को, उन्होंने नहीं किया। क्योंकि जब आपके सामने इतना बड़ा दुख हो तो आप ये बात नहीं सोचते। तो इसीलिए मेरा ये ख्याल है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, इमीडिएट प्लान टू वेकेट द बिल्डिंग्स जो इस वक्त खतरे में है, एंड टू गिव एन ऑल्टरनेट ऑप्शन टू द पीपल लिविंग देयर। क्योंकि अगर लोग मुआशी तौर पर ये ताकत नहीं रखते कि वो कहीं फॉरेन शिफ्ट हो जाए, तो ये भी एक अलमिया है और इसको भी सेंसिटिवली देखने की जरूरत। शाजिया अता मरी साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, ब्रेक के बाद साबिक वजीर इत्तलात जनाब फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। तहरीक इंसाफ के मामलात पर उनसे तफसीली गुफ्तगू होगी।